च 41 तंश गॉट ओवर अग्रेसिव फॉर अ मिरर। तंश ने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। वह वॉशरूम के अंदर गुस्से से खड़ा था। उसने एक जोरदार पंच डोर पर मारते हुए कहा, अंडरस्को वाइफी व्हाई आर यू मेकिंग मी एंग्री? Looks like this time your punishment will have to be even bigger. Otherwise you will do such things in future also. This time's punishment will be a good lesson for you. वाइफी क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? लगता है इस बार तुम्हारी पनिशमेंट को और भी ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा, वरना फ्यूचर में भी तुम ऐसी हरकतें करोगी। इस बार की पनिशमेंट तुम्हारे लिए एक अच्छा सबक होगी। कोष्टक कहते ही उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। तंश इस वक्त बहुत ही ज्यादा क्रूर लग रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। वह दरवाजा तोड़ने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, तंश वेयर आर यू? यह आवाज सुनकर तंश अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, अंडरस्को जय ओपन दी डोर। जय हैरानी से वॉशरूम के डोर को देखता है, जो बाहर से बंद था। वह जल्दी से डोर को खोलते हुए बोला, अंडरस्को क्या उसने तुम्हें यहाँ पर बंद कर दिया? और जल्दी करो, वह बाहर तमाशा मचा रही है। मिस्टर जिंदल बहुत गुस्से में है। उनके सभी फ्रेंड्स और मिलिट्री के लोग वहां मौजूद हैं। अगर उनकी बेइज्जती हुई तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी सजा भी अमायरा को मिलेगी। तुम्हें पता है ना वो कैसी सजा देते हैं। तंश कुछ नहीं बोला। तभी रूम के अंदर एक गार्ड आया। उसके हाथ में एक पैकेट था। वह उस पैकेट को तंश की तरफ बढ़ा देता है। तंश जल्दी से उस पैकेट को लेकर उसमें से शर्ट निकालकर पहनने लगा। कुछ ही वक्त में उसने कपड़े पहन लिए और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर वह रूम से बाहर निकल गया। वही पार्टी में अमायरा तालियां बजाते हुए माइक पर आगे बोलती है, अंडरस्को आप सबको पता है मेरे डैडी ससुर बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। क्या आप सबको उनका नाम जानना है? मैं बताती हूँ। इतना कहते ही वह लड़खड़ाकर थोड़ा पीछे हो गई, मगर वह किसी तरह खुद को संभाल लेती है। सभी क्यूरियस थे कि आखिर स्टेज पर नशे में धुत ये लड़की है कौन। मिस्टर जिंदल हर्ष को अमायरा के पास जाने का इशारा कर रहे थे। हर्ष एक्सप्रेशन लेस भाव से अपनी जगह पर खड़ा था। उसे याद था कि पिछली बार जब शौर्य ने अमायरा को छुआ था तो अमायरा की हालत कितनी बुरी हो गई थी। इसलिए वह अपने कदम पीछे ले लेता है और आसपास तंश को देखने लगता है। अमायरा बहुत ही एक्साइटमेंट से सभी को बताते हुए बोली, अंडरस्को मेरे डैडी ससुर है जनरल। इतना कहते ही माइक बंद हो गया तो अमायरा मुंह फुलाते हुए उसे ठोकने पीटने लगी, पर जब वह माइक ऑन नहीं हुआ तो वो गुस्से में उस माइक को फेंक देती है। अमायरा ने देखा वहां मौजूद हर कोई उसे देख रहा है, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को मेरे डैडी ससुर से मिलवा देती हूँ। इतना कहते ही वह भागकर मिस्टर जिंदल की तरफ जाने लगी। वहां मौजूद कुछ ऑफिसर्स को पता था कि अमायरा कौन है, क्योंकि वह सभी होली की पार्टी में आए थे और वहां का भी उन्होंने तमाशा देखा था। अमायरा जैसे ही मिस्टर जिंदल के पास पहुंची, एक वेटर जो वहां पर खड़ा था, अमायरा के धक्का लगने से अचानक ही उसके हाथ से ट्रे छुटकर जमीन पर गिर गई। अमायरा भी लड़खड़ा गई थी, मगर हर्ष जल्दी से अपने रुमाल को निकालकर उसकी कलाई पर रखता है और उसकी कलाई को पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। पर मिस्टर जिंदल का गुस्सा फूट पड़ा। मिस्टर जिंदल बहुत ही गुस्से में हर्ष से बोले, अंडरस्को हर्ष इसे यहाँ से लेकर जाओ। हर्ष अपना सर हाँ में हिलाकर अमायरा को लेकर जाने लगता है, लेकिन अमायरा अपना हाथ छुड़ाकर मिस्टर जिंदल को देखते हुए बोली, अंडरस्को नहीं मुझे नहीं जाना, अभी तो मेरी एंगेजमेंट होना बाकी है। मिस्टर जिंदल उसे गुस्से में घूरते हुए बोले, अंडरस्को अमायरा बहुत तमाशा हो गया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई जिंदल खानदान की इज्जत को यूं नीलम करें। जाओ हर्ष के साथ। मगर अमायरा अपनी जगह से नहीं हिलती। किया जी यह सब देखकर बहुत मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मन में कहा, अंडरस्को आज तो गई ये अमायरा काम से। बाकी ऑफिसर्स और पार्टी में मौजूद लोग अमायरा के बारे में जानने के लिए बेताब थे। मिस्टर जिंदल के एक दोस्त जो उनकी ही उम्र के थे और वह भी जर्नल थे, उन्होंने अपनी मुस्कुराहट भरी नजरों से अमायरा को देखा। फिर मिस्टर जिंदल से पूछा, अंडरस्को जर्नल जिंदल क्या ये प्यारी सी लड़की आपको जानती है? कौन है ये? आज तक तो मैंने सुना था आपके 4 बेटे हैं, पर आज तक किसी ने भी शादी नहीं की। उस हिसाब से क्या मैं यह मान सकता हूँ कि आपने अपनी बेटी को हमेशा सबसे छुपा के रखा था और कभी हमारे सामने नहीं आने दिया? इतना कहते ही वो हंसने लगते हैं। मिस्टर जिंदल अपने गुस्से को कंट्रोल करके उनसे बोले, अंडरस्को जर्नल देसाई ऐसा कुछ भी नहीं है ये तो। मगर अमायरा बीच में ही टांग अड़ाते हुए बोली, अंडरस्को डैडी ने मुझे छुपा के रखा और बोला कि कभी किसी को मत बताना कि मैं उनकी बेटी हूँ। ये टॉप सीक्रेट है। और एक राज की बात बताओ, आज यहाँ पर मेरी सगाई है। इतना कहते ही वह अपने मुंह पर हाथ रखकर चुप रहने का इशारा करती है। मिस्टर जिंदल अपने माथे को रगड़ने लगते हैं, तो जनरल देसाई हैरानी से बोले, अंडरस्को पर यहाँ पर तो मेरी बेटी की भी सगाई है,
मुझे नहीं पता था, यहाँ पर एक और सगाई है। अमायरा अब तो मुंह पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को, पर यह टॉप सीक्रेट है, इसलिए किसी को नहीं पता, कहकर वो हंसती है। जनरल देसाई को अमायरा में इंटरेस्ट आने लगा था। उन्होंने बड़े ही इंटरेस्ट से सवाल किया, अंडरस्को, अच्छा तो बताओ किसके साथ है तुम्हारी एंगेजमेंट। अमायरा आसपास देखती है और फिर थोड़ा घबराते हुए बोली, अंडरस्को, वह एक मॉन्स्टर है, मुझे बहुत डराता है, वो हमेशा मुझे घूरता रहता है और सजा भी देता है, वो बहुत बुरा है। इसके आगे वो कुछ कहती, तभी उसे अपने आसपास एक डर भरा माहौल महसूस हुआ। वो अपने हाथों को रगड़ते हुए बोली, अंडरस्को, इतनी ठंड क्यों है। इतना कहते कहते उसे अपने पीछे एक साया नजर आया। अमायरा के चेहरे पर डर के भाव नजर आने लगे और वह अपने सलाइवा को घटक लेती है। तभी उसके कान में एक गुस्से भरी और दिल दहला देने वाली आवाज पड़ी, अंडरस्को, बहुत हिम्मत आ गई है तुम्हारे अंदर की, तुमने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया, अब देखो कल मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अमायरा अपना सलाइवा घटकते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो तंश गुस्से से उसे देख रहा था। मिस्टर देसाई तंश को देखते ही मुंह बना देते हैं, पर अचानक उनके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। तंश अमायरा के हाथ को पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है, मगर अमायरा जिद करते हुए जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, अंडरस्को, मेरी एंगेजमेंट है, मुझे एंगेजमेंट करनी है, मैं नहीं जाऊंगी जब तक मेरी एंगेजमेंट नहीं हो जाती। अमायरा बहुत ज्यादा मनमानी हो गई थी। मिस्टर जिंदल की वार्निंग भरी नजरें तंश के ऊपर थी। तंश अमायरा को खड़ा करके उसे गोद में उठाने ही वाला था कि अचानक एक आवाज सभी के कानों में पड़ी, तंश तुम भी यहाँ पर हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे, वैसे इस लड़की को देखकर लग रहा है कि यह तुम्हारे बहुत करीब है, चलो अच्छा है, कोई तो है जो तुम्हें परेशान कर सकता है। यह आवाज सुनते ही तंश की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वह मुड़कर पीछे देखता है तो एक 27 से 28 साल का आदमी खड़ा था जिसने ब्लैक टैक्सिडो पहना था। उस आदमी के होठों पर बहुत ही खतरनाक मुस्कान थी। वह और तंश दोनों ही एक दूसरे को दुश्मनी भरी नजरों से देख रहे थे। वह आदमी मिस्टर देसाई के पास गया और उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, फादर इन लॉ। अभी इस लड़की ने कहा कि आज इनकी सगाई है, क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी सगाई तंश के साथ हो रही, पर तंश बेचारी के साथ खेल रहा है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इस लड़की के लिए, इसे देखकर ही लग रहा कि ये तंश को लेकर कितना सीरियस है। ये सुनकर मिस्टर देसाई के चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कठोर होने लगे। मिस्टर देसाई तंश को गुस्से में देखते हुए सभी के सामने ऐलान करते हैं, अंडरस्को, आज यहाँ मेरी बेटी के साथ साथ एक और एंगेजमेंट होगी और वह सगाई होगी जिंदल खानदान के सबसे छोटे बेटे तंश की। ये सुनकर सभी तालियां बजाते हैं। अमायरा भी ताली बजाने लगती हैं। वह बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। तंश उसकी कमर में अपनी बाहें डाल देता है। ऐसा लग रहा था तंश उस पर अपना हक जाता रहा हो, क्योंकि वह लड़का जो तंश को भी दुश्मनी भरी नजरों से देख रहा था, वह अब अमायरा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। कुछ ही देर में सभी मेहमान स्टेज के सामने खड़े थे। केवल तनिष्क के पास खड़ा था। वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अमायरा को कुछ बताना चाहता हो, क्योंकि उसकी नजर बार बार अमायरा के ऊपर जा रही थी। स्टेज के एक तरफ सभी आर्मी ऑफिसर के पास तंश और वह लड़का खड़ा था और दूसरे साइड अमायरा, क्योंकि कुछ वक्त में एंगेजमेंट होने वाली थी। तभी कई सारी औरतें एक लड़की को वहां पर लेकर आती हैं, जिसने बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे और उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। वो लड़की सीधा अमायरा के बगल में आकर खड़ी हो गई। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि वो भी आर्मी ऑफिसर होगी। अमायरा अपनी पलकें झपकाते हुए उसे देखती हैं, पर अचानक ही उसकी एक आईब्रो ऊपर हो गई। वही केवल के भी एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। वो कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। केवल का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसकी धड़कन में एक छोटा सा डर का भी अंश था। केवल अपने मन में घबराते हुए बोला, अंडरस्को, नहीं नहीं, ये क्या हो गया। ये तो पिया है, इसे तो अमायरा के बारे में सब कुछ पता है। अगर उसने अमायरा को देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। केवल अपने सिर को पकड़ लेता है। वही तंश एक टक बस अमायरा को देख रहा था। उसकी आंखें गहरी थी। तभी उसके बगल में खड़े लड़के ने झुककर उसके कान में कहा, अंडरस्को, वैसे बहुत खूबसूरत लड़की पसंद की है तुमने, ऊपर से नीचे तक पूरी की पूरी हॉट है। उसके पतले होंठ और पतली कमर क्या कमाल के हैं। वैसे तुम खुद को काफी अच्छे से सेटिस्फाइड करते होंगे इस लड़की से, आखिर होगे भी क्यों नहीं, ये है ही इतनी खूबसूरत। तंश जैसे जैसे उस लड़के की बात सुन रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई। वो उसे वार्निंग देते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, अपनी जबान को संभाल कर बात करो। मैं उसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा मेजर कवि।
कवि मुस्कुराया, पर वह जानबूझकर तंश को भड़काते हुए बोला, अंडस्को, आखिर मैं गलत क्या कह रहा हूँ? मुझे नहीं लगा था उस हादसे के बाद तुम दोबारा किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाओगे। लेकिन तुम तो 4 कदम आगे निकले। वैसे मैंने उस लड़की के होठों पर काटने के निशान देखे थे। काश मुझे भी इसकी जैसी एक जवान और हसीन लड़की के होठ काटने का मौका मिल। उसने इतना कहा ही था कि तंश के सब्र का बांध टूट गया। वह मुड़ा और एक जोरदार मुक्का कवि के मुंह पर मारते हुए उसके कॉलर को पकड़कर बेहद गुस्से में बोला, अंडस्को, जबान संभाल कर बात करो उसके बारे में। अचानक ही पार्टी का माहौल गर्म देखकर सभी की नजर तंश और कवि पर चली गई। तंश एक जोरदार मुक्का और कवि को मारता है तो कवि हंसते हुए धीरे से बोला, अंडस्को, वैसे क्या तुम उस लड़की को एक रात के लिए मेरे हवाले करोगे? उसके बाद उसे वापस ले आ जाना, उसने ये धीरे से कहा था, जिसे सिर्फ तंश ने सुना हो। ये सुनकर तंश अपने पैरों को मोड़कर एक किक उसके पेट पर मार देता है। फिर उसके हाथों को मरोड़ते हुए उसके सिर को वही लगे एक पिलर पर दे मारता है। अगले ही पल कवि के माथे से खून बहने लगा। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। हर्ष जल्दी से जाकर तंश को रोकने की कोशिश करता है, पर तंश नहीं रुकता। वो हर्ष को धक्का देकर कवि को एक जोरदार किक मारता है तो कवि उड़ते हुए 4 कदम दूर जाकर गिरा। एक आर्मी ऑफिसर ये देखकर घबराते हुए बोला, अंडस्को, मैंने सुना था जिंदा खानदान का छोटा बेटा पहले आर्मी में था, उसकी ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाता था। अब मेजर कवि का क्या होगा? तंश एकदम हैवान बन चुका था। तंश को ना हर्ष रोक पा रहा था, ना ही जय और ना तनिष्क। कवि इस वक्त जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। तंश अपने कोट को उतार कर फेंक देता है, तभी उसके कोट से लिपस्टिक भी गिरी, जिसे कई लोगों ने देखा। वही तंश अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए जमीन पर पड़े कवि के कॉलर को पकड़कर गुस्से में बोला, अंडस्को, कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो तुम। अगर पिछली बार ही तुम्हें जान से मार देता तो यह नौबत नहीं आती। पर कोई बात नहीं, इस बार मैं वो अधूरा काम पूरा कर दूंगा। तंश कवि के गले को काफी फोर्स के साथ पकड़ लेता है। धीरे धीरे कवि का चेहरा लाल होने लगा, लेकिन वो जानबूझकर खुद को कमजोर दिखा रहा था। उसने तंश पर बिल्कुल भी हमला नहीं किया। कवि खुद को कमजोर दिखाते हुए तंश से सवाल करता है, अंडस्को, तंश, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे पता है, जब तुम आर्मी में थे तो कुछ गलतफहमी के कारण हम दुश्मन बन गए। मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम भड़क गए। तंश, तुम मुझे बेवजह क्यों मार रहे हो? तंश एक और मुक्का उसे मारता उससे पहले ही मिस्टर जिंदल उसके हाथ को पकड़कर गुस्से में बोले, अंडस्को, यह क्या हरकत है तंश? मेजर कवि तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आ रहे हैं और तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम हमेशा से बदतमीज थे। तंश उनके हाथ को झटकते हुए गुस्से में जवाब देता है, अंडस्को, यस, आई एम रूड बिकॉज आई कांट अफोर्ड रॉन्ग। What do you want? That someone should say such bad things about my wife and I keep listening silently. Yes, मैं बदतमीज हूँ, क्योंकि मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप चाहते क्या है कि कोई मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बातें बोले और मैं चुपचाप सुनता रहूं? कोष्टक। कवि को कुछ ऑफिसर ने जमीन से उठाया तो कवि अपने सीने पर हाथ रखकर खांसते हुए दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, अंडस्को, तंश, मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, पर इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? अगर मेरा तारीफ करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम मुझे बता सकते थे ना। आज मेरी सगाई थी, तुमने ये करके मुझे बहुत डिसपॉइंट कर दिया। इतना कहते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे आ गए जैसे उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो। वही तंश अभी भी बहुत गुस्से में था। अमायरा ये सब देख रही थी। भले ही उसे नशा था, पर कोई उसके तंश के साथ ऐसा करे उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। मिस्टर जिंदल तंश को ऑर्डर देते हैं, अंडस्को, तंश, अभी और इसी वक्त कवि से माफी मांगो। ये सुनकर कवि के होठों पर जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट आ गई, मगर तंश बहुत ही बेदर्दी से जवाब देता है, अंडस्को, एब्सोल्युटली नॉट। डू व्हाटएवर यू वांट, बट आई वोंट अपोलोजाइज। बिल्कुल नहीं, आपको जो करना है करिए, पर मैं माफी नहीं मांगूंगा। कोष्टक। मिस्टर देसाई भी गुस्से में बोले, अंडस्को, तंश, मुझे लगा तुम सही हो गए, पर तुम्हारी बदतमीजी फिर से बढ़ रही है। अभी और इसी वक्त कवि से माफी मांगो, वरना तुम पर मिलिट्री कार्यवाही करेगा। तंश तिरछा मुस्कुराकर बोला, अंडस्को, आई एम नाइदर अफ्रेड ऑफ योर नॉर ऑफ योर मिलिट्री एक्शंस। मुझे ना तो आपसे डर लगता है और ना तो आपके मिलिट्री की कार्यवाही से। कोष्टक। मिस्टर देसाई और जिंदल दोनों ही बहुत गुस्से में थे। पिया गौर से कवि को देखती है, लेकिन कवि को देखते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त थे। उसकी नजर जैसे ही केवल पर गई, वो शॉक हो गई। अल्पविराम अल्पविराम डॉट अल्पविराम 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 डॉट। तंश ने जैसे ही देखा कवि अमायरा के पतली कमर को देखकर मुस्कुरा रहा है, तो उसने मुड़कर कवि के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। ये मुक्का कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, क्योंकि कवि के 4 दांत उसके हाथ में आ गए थे।
अपने दांतों को देखकर कवि का चेहरा जम गया। तभी किसी ने तंश को अपनी तरफ पलटा और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर किया, पर वो थप्पड़ तंश को न लगकर किसी और को लगा। इस थप्पड़ की आवाज पूरे गार्डन में गूंज रही थी। सभी शॉक थे। कंटिन्यू। किसने थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ किसे लगा? क्या अमायरा और तंश की सगाई होगी? क्या पिया सबको अमायरा की सच्चाई बताएगी? तंश और कवि क्यों बने दुश्मन? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1HSQ761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ भी करे टू अ कमेंट भी करे LLL। थैंक यू दिल फायरचा 42 क्रेजी टंच बिकेम रोमांटिक। मिस्टर जिंदल और बाकी सभी देखते हैं तो ये थप्पड़ किसी और को नहीं बल्कि जय को लगा था। जय के ठीक पीछे अमायरा खड़ी थी, जिसे तंश ने अपने सीने से लगा रखा था, क्योंकि अगर जय उसके आगे ना आता तो ये थप्पड़ सीधा अमायरा को पड़ता है, जो तंश कभी बर्दाश्त ना करता। हर कोई शौक था। वही अमायरा कसके तंश के सीने से लगकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगती है। वो बहुत इनोसेंट लग रही थी। तंश अपना सर नीचे करके उसके इनोसेंट से फेस को देखकर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को आज तुमने बहुत तमाशा किया है स्वीट हार्ट। अमायरा ये सुनकर 3 से 4 बार अपनी पलकें झपका देती है, तो तंश उसे गुस्से में देखने लगता है, क्योंकि उसकी इस हरकत से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे किस कर ले। पिया भी वहां पर आ चुकी थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही एक मिलिट्री जीप वेन्यू पर आकर रुकी। कई सारे आर्मी ऑफिसर उस जीप को घेर लेते हैं। एक ने दरवाजा खोला तो उसमें से आर्मी यूनिफॉर्म में एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला, जिसकी आंखें बहुत ही तेज और सख्त थी। उन्होंने ब्रिगेडियर का यूनिफॉर्म पहन हुआ था। वह तेज कदमों के साथ चलते हुए पार्टी में आए। सभी उन्हें देखकर चुप हो गए थे। पार्टी में इतनी शांति देखकर ब्रिगेडियर ने पिया को देखा और सवाल किया, अंडरस्को पिया यहाँ इतनी शांति क्यों है? और मुझे बताओगी नहीं कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है? और अपने दादाजी को माफ कर दो, शहर से बाहर होने के कारण मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड से मिल नहीं पाया। इतना कहते ही ब्रिगेडियर मुस्कुराते हुए पिया के पास जाते हैं और उसके बालों में हाथ फेरते हैं। कवि ब्रिगेडियर को देखकर बहुत खुश हो गया था। उसने तंश को गुस्से में देखते हुए मन में कहा, अंडरस्को आज तो तंश गया। अपने मन में इतना कहते ही वो उदास सा चेहरा बनाकर पिया के पास खड़ा हो गया, ताकि वो उसे ब्रिगेडियर से इंट्रोड्यूस कराएं। मगर पिया ब्रिगेडियर का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए थोड़ा आगे गई। फिर तनिष्क के बगल में खड़ी होकर एक हाथ को पकड़कर बोली, अंडरस्को ये है मेरे फियोंसी, जिससे आज मेरी एंगेजमेंट होने वाली है और कुछ दिनों बाद शादी। ब्रिगेडियर यानी पिया के दादाजी अपनी सख्त नजरों से पिया की पसंद को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। मिस्टर जिंदल, कवि और बाकी सब मुंह खोलकर पिया को देख रहे थे। मिस्टर देसाई कंफ्यूज होकर पिया से बोले, अंडरस्को पिया बेटा लेकिन तुम्हारी सगाई तो। पिया उन्हें बीच में ही रोकते हुए चेतावनी भरी आवाज में बोली, अंडरस्को डैड मुझे पता है आपको मेरी पसंद बहुत पसंद है, इसलिए तो सगाई कर रही हूँ। मैंने हमेशा से सपना देखा था कि मेरा हस्बैंड मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, ना कि कमजोर। कहते हुए वह कवि को देखती हैं, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। पिया के दादाजी आगे बढ़कर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर वार्निंग भरी नजरों से घूरते हुए बोले, अंडरस्को मेरी पोती ने तुम्हें पसंद किया है तो जरूर तुम्हें कुछ होगा। याद रखना अगर उसकी आंखों में एक आंसू भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते ही वो उसका कंधा जोर से दबा देते हैं, मगर उस लड़के के चेहरे से तो पसीना निकल रहा था। वो कुछ बोलने वाला था, तभी पिया उसके हाथ को जोर से दबाते हुए उसके कान में दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को अगर मुझसे एंगेजमेंट नहीं की तो याद रखना अमायरा की सच्चाई पूरे आर्मी वालों के सामने होगी। वैसे समझदार तो तुम होगे। केवल उसकी वार्निंग भरी नजर को देखकर केवल चुप रहता है, मगर वो बहुत गुस्से में था। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया। तनिष्क तो अपनी जगह पर जम गया था। तभी उसके और हर्ष के बीच में आते हुए जय हैरानी से बोला, अंडरस्को मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम बाराती थे और यह केवल दूल्हा जिसे हम यहाँ लेकर आए। हर्ष उसके सर पर मरता है तो जय मुंह बना देता है। पिया केवल का हाथ पकड़कर स्टेज पर आ गई। ब्रिगेडियर बहुत खुश थे, लेकिन पिया के इस अचानक लिए फैसले के कारण और ब्रिगेडियर के होने के कारण कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी ने कवि को इग्नोर कर दिया। स्टेज के पास ही बहुत ही ब्रांडेड सोफा रखा हुआ था, जिस पर ब्रिगेडियर, मिस्टर जिंदल, मिस्टर देसाई और कई लोग बैठे थे। बाकी सब खड़े थे और स्टेज की तरफ देख रहे थे, जहां पर तंश, अमायरा, केवल और पिया खड़े थे। तभी पंडित जी अंगूठी लाने को कहते हैं। तंश और अमायरा के लिए विश्वास अंगूठी लेकर आया, जो बहुत हाफ रहा था।
वो जल्दी से अंगूठी तंश को पकड़ाते हुए हाफते हुए बोला, अंडरस्कोप प्रेसिडेंट में अंगूठी लेकर आ गया। कहकर वह जल्दी से स्टेज से नीचे उतर गया। पिया और केवल के लिए पिया की मां अंगूठी लेकर आई, जो अभी भी हैरान थी कि देखते देखते दूल्हा कैसे बदले गया। सभी स्टेज पर फूल बरसा रहे थे और हुटिंग कर रहे थे। पंडित जी बहुत खुश होकर बोले, अंडरस्कोप पहले लड़का लड़की को अंगूठी पहनाए, फिर लड़की लड़के को। केवल के चेहरे पर अब कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो किसी स्टेचू की तरह खड़ा था। पिया उसे ऐसे देखकर कसके अपने दांत पीस लेती है, फिर अपना हाथ आगे कर देती है। केवल ने एक्सप्रेशन लेस भाव से उसे अंगूठी पहना दिया, फिर पिया ने भी, लेकिन पिया ने उसके हाथ को जोर से दबा दिया था, जैसे अपना गुस्सा जाहिर कर रही हो। अमायरा बहुत ही गौर से उन दोनों को देख रही थी। फिर वह अपना हाथ पीछे करके मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्कोप मुझे ऐसे एंगेजमेंट नहीं करनी है। तंश के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट थी। उसने बॉक्स को खोला तो उसमें 2 कपल रिंग थी, जो बहुत खूबसूरत थी। उस अंगूठी में डायमंड के साथ साथ तंश और अमायरा का नाम भी लिखा था, जो कि बहुत ही स्टाइल में लिखा गया था। अमायरा जल्दी से एक अंगूठी निकालकर अपने दांतों में फंसा लेती है और अपने चेहरे को तंश की तरफ कर देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आया। मिसेज जिंदल ने घबरते हुए कहा, तंश अमायरा के गले में रिंग चली जाएगी, उसके मुंह से अंगूठी निकालो जल्द। इतना कहते कहते ही वह रुक गई। उनकी आंखें शर्म से बड़ी हो गई। फिर वो अपना चेहरा झुका लेती हैं। स्टेज पर सभी की नजरें गड़ी हुई थी। तंश अमायरा के दोनों गालों को पकड़ता है। वह लंबा था, इसलिए उसने बहुत ही ज्यादा झुककर अमायरा के होठों पर होंठ रख दिए। फिर उसके दांतों में फंसी हुई अंगूठी को अपने दांतों से पकड़ लिया। अमायरा से दूर होकर वह ठीक से खड़ा हुआ। तंश रिंग को अपने दांतों से निकालकर घुटनों के बल बैठ गया और अमायरा के हाथ को पकड़कर अंगूठी उसके हाथ में पहनाकर उसे देखने लगा। तंश की आंखों में बहुत गहराई थी। ब्रिगेडियर ये देखकर हैरान थे। उन्होंने मिस्टर जिंदल से सवाल किया, अंडरस्कोप ये तुम्हारा बेटा ही है, जो सबसे दूर रहता था? क्या वह किसी लड़की की फिक्र कर रहा है और उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा, या फिर मेरी उम्र हो गई है जो मुझे ये सब दिख रहा है? मिस्टर जिंदल एक गहरी सांस लेकर बोले, अंडरस्कोप मुझे कभी कभी लगता है बहू की जगह मैं मेरे बेटे के लिए एक बच्ची ढूंढ के लाया हूँ। ये सुनकर उनके आसपास के लोग हंसने लगते हैं, जो कि उनके दोस्त थे। अमायरा जल्दी से तंश के एक पैर पर बैठ गई, फिर अंगूठी निकालकर उसको पहना दिया। फिर वह क्लैपिंग करके हंसने लगती है। बाकी सभी क्लैपिंग करके हुटिंग कर रहे थे। तंश जल्दी से अमायरा को लेकर स्टेज के नीचे आ गया। फिर वहां से गुजरते हुए उसने गुस्से से एक नजर कवि पर डाला। उसके बाद हर्ष से बोला, अंडरस्कोप मॉम को इन्फॉर्म कर दो, मैं जा रहा हूँ। अमायरा ने इस बार रुकने की जिद नहीं की, क्योंकि वो अपनी रिंग को देखकर बहुत खुश थी। किया जी बहुत गुस्से में थी। वह पार्टी के किनारे में आकर बस गुस्से से अमायरा को देख रही थी। उन्होंने अपना एक हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, अंडरस्कोप ये लड़की हर बार कैसे बच जाती है। और ये तंश, कितना अच्छा सीन चल रहा था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। लेकिन इस पिया को क्या हुआ? इसने किसी और से क्यों एंगेजमेंट कर ली? इतना कहते ही वह पिया को देखती हैं, जो केवल के साथ कहीं जा रही थी। अचानक ही पिया के सामने कवि आ गया। कवि गुस्से में बोला, अंडरस्कोप पिया ये सब क्या है? पिया केवल के हाथों में अपने हाथ को डालकर बहुत ही क्रुएलिटी के साथ बोली, अंडरस्कोप तंश मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिस पर तुमने इल्जाम लगाया। तुम सिर्फ कुछ पंच में ही उससे हार गए। ऐसा कमजोर इंसान मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता। इनफैक्ट पूरे बेस पर मुझे हराने वाले सिर्फ 3-4 लोग हैं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे लूजर से मैं शादी करूंगी? ये सुनकर कवि गुस्से से उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, अंडरस्कोप यू साइड हटो, मुझे मेरे होने वाले हस्बैंड से कुछ रोमांटिक बातें करनी है। कहकर पिया उसे धक्का दे देती है और केवल के साथ चली गई। अल्पविराम तंश अमायरा को लेकर अपने प्राइवेट विला पहुंच गया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने अपनी गर्दन नीचे करके देखा तो अमायरा उसके सीने पर सिर रखकर आराम से सो रही थी। तंश गहरी सांस लेकर उसके होठों को चूमते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्कोप अब कल सुबह मिस्टर जिंदल का गुस्सा फूटेगा, बट आई विल प्रोटेक्ट यू। उसकी आवाज में और उसके देखने के तरीके से उसकी पजेसिवनेस साफ दिख रही थी। वह अमायरा को गोद में लेकर कार से बाहर निकला और विला के अंदर चला गया। विला के बाहर एक परछाई पेड़ के पीछे छिपकर उन दोनों को देख रही थी। उसके होठों पर बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट थी। उसने खुद से कहा, अंडरस्कोप कमाल की बात है, जिस माफिया से तुम नफरत करते हो उसे गोद में लिए घूम रहे हो। वही मेजर पिया ने भी सब जानते हुए एक माफिया के राइट हैंड से सगाई कर ली। इंटरेस्टिंग कहकर वो ठहाका मारकर हंसने लगा। उसके बाद अपने होठों को रोल रोल करते हुए आगे बोला, अंडरस्कोप मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब सच्चाई सामने आएगी।
वो अपनी चमकती आंखों से ताश को अंदर जाते हुए देख रहा था। तंश अमायरा को बेड पर अच्छे से लिटा देता है। अमेरिका का खूबसूरत सा चेहरा इस वक्त बहुत लाल था। तंश लगभग 1 घंटे तक उसे ऐसे ही देखता है, फिर अपने शर्ट को निकालकर उसके बगल में लेट गया। वो एक टक सीलिंग को देखते हुए कुछ सोच रहा था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। कवि की बातें याद कर करके उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसके लिए तुम्हें जल्दी ही पे करना पड़ेगा। इतना कहते ही वह किसी को मैसेज करता है, फिर अमायरा को देखने लगा। अमायरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे ऐसे देखकर तंश से कंट्रोल नहीं हुआ। वो एक झटके से उसके ऊपर आके उसके होठों को किस करने लगा। उसके हाथ ब्लाउज के अंदर मूव कर रहे थे। अगली सुबह तंश अपने ट्रैक सूट में गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था। कुछ देर एक्सरसाइज करने के बाद वह एक बॉडीगार्ड के हाथ से टॉवल लेकर खुद के पसीने को पोंछते हुए विला के अंदर जाने लगा। तभी गार्ड का कैप्टन घबराते हुए बोला, अंडस्को, प्रेसिडेंट अंदर आपकी फैमिली आई है। मिस्टर जिंदल बहुत गुस्से में है। ये सुनकर तंश के कदम रुक गए। उसने गार्ड के हाथ से मास्क लिया और पहनकर अंदर चला गया। मिस्टर जिंदल, हर्ष, जय, पिया, उसके दादाजी और तनिष्क के साथ केवल भी मौजूद था, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तंश चेहरे को पोंछते हुए जाने लगा, तो मिस्टर जिंदल गुस्से में बोले, अंडस्को, तंश वहीं रुक जाओ। तुम्हें पता भी है कल मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, सिर्फ तुम्हारी बीवी के कारण। तंश उन्हें अपने गहरी नजरों से देखते हुए सवाल करता है, अंडस्को, तो क्या आप यहाँ उसे सजा देने आए हैं? मिस्टर जिंदल बड़े ही रौब के साथ जवाब देते हैं, अंडस्को, मेरा हमेशा से एक वसूल रहा है, जो गलती करता है उसे सजा मिलती है। इसलिए इस बार तुम्हारी बीवी को सजा मिलेगी। उसे बुलाओ। उन्होंने इतना कहा ही था कि अचानक उन्हें किसी के पैरों की आवाज सुनाई थी, तो सभी सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं। अमायरा अभी भी नींद में थी। वह आंखों को मसलते हुए सीढ़ियों से नीचे आई। उसने अपनी आंखें खोलकर सामने बिल्कुल नहीं देखा और सीधा चलते हुए कांच की टेबल से टकराकर नीचे गिर गई। ये देखकर तंश अपने माथे को सहलाता है। सभी तंश को दया भरी नजरों से घूरने लगे और तंश एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, ताकि वह अमायरा को नुकसान न पहुंचाए अपने गुस्से के कारण। कंटिन्यू। क्या सजा मिलेगी अमायरा को? क्यों पिया ने केवल से एंगेजमेंट की? कौन है जो अमायरा की सच्चाई लाना चाहता है? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 batip 1hsq761 uc3e2f। थैंक यू 43। छोड़ दो मुझे डर लग रहा। अमायरा को अब पूरी तरीके से होश आ चुका था। वह अपनी आंखें मसलते हुए जैसे ही तंश की तरफ बढ़ी, पर अचानक ही उसकी नजर केवल मिस्टर जिंदल, हर्ष, जय, पिया और पिया के दादाजी से मिली, तो वह अपनी जगह पर रुक गई। लेकिन हमारा की सारी नींद तो तब गायब हो गई जब उसने पिया के दादाजी के हाथ में अपनी लिपस्टिक देखी। वह मन में चौंकते हुए बोली, अंडस्को, ये तो मेरे लिपस्टिक है, पर यह उनके हाथ में कैसे आई? वह सोचते हुए पिया के दादाजी को गौर से देखने लगती है। उसके बाद उसने मिस्टर जिंदल को देखा, जो एक्सप्रेशन लेस भाव से उसे ही देख रहे थे। अमायरा तंश को देखते ही अपनी आईब्रो ऊपर करके उससे इशारे में पूछने लगी कि अंडस्को आखिर यहाँ चल कह रहा है। तंश उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगा, तो मिस्टर जिंदल आगे आते हुए अमायरा को घूर कर बोलते हैं, अंडस्को, अमायरा अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर अमायरा के कान खड़े हो गए। अमायरा शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ पूछती हैं, अंडस्को, पनिशमेंट? लेकिन मैंने क्या किया? सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। सभी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। यहाँ तक कि तंश भी बहुत ही खतरनाक तरीके से अमायरा को देख रहा था। अमायरा कुछ कहती तभी पिया के दादाजी अपने हाथ में पकड़ी लिपस्टिक को तंश की तरफ करके कुटिलता से मुस्कुराकर बोले, अंडस्को, तंश, ये तुम्हारा कुछ जरूरी सामान था जो कल पार्टी में तुम्हारे कोर्ट से मुझे मिला था। तंश उस लिपस्टिक को देखकर अपनी भौवें सिकोड़ लेता है, क्योंकि उसके कोर्ट में लिपस्टिक कहाँ से आई थी उसे नहीं पता। पर अमायरा उसे पर तिरछी नजरों से देखते हुए अपने होठों को चबाने लगी। ये देखकर तंश दांत पीस लेता है। वही बाकी सब तंश पर हंस रहे थे। तंश मिस्टर जिंदल को देखते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडस्को, मिस्टर जिंदल, आपको जो पनिशमेंट देनी है आप दे सकते हैं। आई विल सपोर्ट यू, बट पनिशमेंट कैसी होगी यह मैं डिसाइड करूंगा। सभी हैरानी से तंश को देखते हैं। अमायरा का दिल तो डर से धड़कने लगा। उसने घबराते हुए मन में कहा, अंडस्को, लेकिन मैंने किया क्या है? मुझे इतना याद है कि हम पार्टी में गए थे, उसके बाद क्या हुआ? और यह मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहा है? अमायरा सोचने में बिजी हो गई। ठीक 1 घंटे बाद तंश, मिस्टर जिंदल, हर्ष, पिया और केवल मुंबई के एक पहाड़ी इलाके पर मौजूद है, जहां पर बंजी जंपिंग होती थी।
अमायरा बंजी जंपिंग को देखकर अपनी जगह पर रुक गई। उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे और उसके माथे से पसीना निकल रहा था। वो घबराते हुए तंश का हाथ पकड़कर बोली, अंडरस्को मिस्टर लाइफ लाइन, मुझे इतनी ऊंचाई से डर लगता है। तुम क्यों मेरे लाइफ की लाइन काटने पर तुले हुए हो? अगर मैं मर गई तो? तंश अपनी भौवें चढ़ाकर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को मैंने पहले ही कहा था, तुमने जो तमाशा किया है उसकी पनिशमेंट बहुत बड़ी होने वाली है। तंश अमायरा को जबरदस्ती ले जाकर एकदम किनारे खड़ा हो गया। उसने वहां खड़े लोगों को अमायरा के पैर में रस्सी बांधने का इशारा किया। वह लोग अमायरा के पैर पैर रस्सी बांधने लगे, मगर अमायरा वहां से भागने लगी। तंश उसे कसके पकड़कर डांटते हुए बोला, अंडरस्को अगर चुपचाप अपनी पनिशमेंट पूरी कर लोगी तो बेहतर होगा, वरना मेरे पास और तरीके हैं। अमायरा नीचे की तरफ देखते हुए बोली, अंडरस्को मुझे इतनी ऊंचाई से डर लगता है, मुझे नहीं करना, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम बहुत क्रूर हो, मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना, छोड़ो मुझे। लेकिन तंश उसे नहीं छोड़ता। उन लोगों ने जैसे ही अमायरा के पैर में रस्सी बांधी, तंश उन्हें अपने पैर में भी रस्सी बांधने का इशारा करता है, तो वह लोग उसके पैर में भी अमायरा से अटैच एक रस्सी बांध देते हैं, कुछ सेफ्टी टूल्स के साथ। तंश तिरछा मुस्कुराकर अमायरा से बोला, अंडरस्को वाइफी लेट्स हैव फन। कहते ही वह अमायरा के साथ उसे ऊंचाई से नीचे कूद जाता है। ऊंचाई बहुत थी, ये सीन दिल दहला देने वाली थी। अमायरा ने जैसे ही आंखें खोलकर नीचे देखा तो उसे सब उल्टा नजर आ रहा था। इतनी ऊंचाई से उसे बहुत डर लग रहा था। वह तंश के कमर में अपने पैरों को लपेटकर अपने हाथों उसकी गर्दन पर लपेट लेती है और फिर जोर से चीखी, अंडरस्को बचाओ बचाओ, आहा हा। अमायरा अपनी आंखें बंद करके चिल्ला रही थी, मगर तंश का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अमायरा को कस के पकड़कर उसके डरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वही केवल जैसे ही ये देखता है, उसने गुस्से में कहा, व्हाट द हेल, इसकी हिम्मत कैसे हुई अमायरा के साथ ऐसा करने की? वह जाता उससे पहले ही पिया उसे रोककर एक्सप्रेशनलेस भाव से बोली, अंडरस्को डियर स्वीटहार्ट, बेहतर होगा हस्बैंड वाइफ के मामले में मत पड़ो, वरना तंश तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। केवल बेहद गुस्से में बोला, अंडरस्को आई डोंट केयर। अमायरा को इतनी ऊंचाई से डर लगता है और वह उसे जबरदस्ती बंजिंग जंपिंग करा रहा है। क्या वह पागल हो गया है? केवल गुस्से में आगे बढ़ने लगता है, मगर पिया इस बार उसके कान में धमकी देते हुए बोली, अंडरस्को क्या तुम चाहते हो कि मैं तंश को बता दूं कि अमायरा ही वह माफिया है जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा है? ये सुनकर केवल नफरत से पिया को देखते हुए बोला, अंडरस्को तुम्हें ये सब बहुत भारी पड़ेगा। पिया कुछ नहीं बोली, केवल बस अपनी मुट्ठी कस लेता है, मगर उसकी आंखें बहुत लाल थी। वही अमायरा और तंश नीचे लटक रहे थे। अमायरा रोते हुए बोली, अंडरस्को तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम पहले भी मेरे साथ ही सब करते थे और फिर से बुरे बन गए। तुमने पास्ट लाइफ में भी मुझे ऐसे ही पनिशमेंट दी थी और इस बार फिर से दे रहे हो। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, मैं डैडी के पास चली जाऊंगी, तुम रहो अपने उस शमशान घाट जैसे घर में। वह रोते हुए तंश को सुना रही थी, मगर पास्ट लाइफ और दोबारा पनिशमेंट, ये सब सुन के तंश को कुछ भी समझ नहीं आया कि अमायरा क्या कह रही है। मगर उसने कुछ नहीं बोला। उसने अमायरा के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए उसे धमकी देते हुए बोला, अंडरस्को आज के बाद अगर तुमने फिर से मुझे परेशान किया तो इस पनिशमेंट को हमेशा याद रखना, क्योंकि फ्यूचर की पनिशमेंट इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। काफी देर तक वह दोनों ऐसे ही लटकते रहे। फिर तंश ऊपर खींचने का इशारा करता है तो 2 से 3 आदमी उन्हें ऊपर ले आते हैं। ऊपर पहुंचते ही अमायरा ने जैसे ही चलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, वो लड़खड़ा गई। उसे सपोर्ट देने के लिए तंश उसे पकड़ लेता है, मगर अमायरा उसके हाथ को झटक कर गुस्से से बोली, अंडरस्को मुझसे बात मत करो। अमायरा अपने आंसू पोंछकर वहां से भाग गई। उसने किसी को नहीं देखा। वहां पर तनिष्क अमायरा को देखकर परेशान होकर बोला, अंडरस्को मुझे लगता है ये सजा कुछ ज्यादा ही हो गई है, तुम कुछ और भी कर सकते थे ना। इतना कहकर वह तंश को देखता है। तंश उसे इग्नोर करते हुए अमायरा के पीछे चला गया। हर्ष एक गहरी सांस लेकर मिस्टर जिंदल को देखता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, अंडरस्को अमायरा अभी बच्ची है, उसने बस थोड़ी शरारत की थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वह भी वहां से चला गया। पर मिस्टर जिंदल किसी सोच में गुम हो गए। वही किया जी अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। उन्होंने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, अंडरस्को यह अमायरा बहुत ही ज्यादा चालाक है। मैंने सोचा था उस जूस वाले मग को लेब में भेजकर साबित कर दूंगी कि अमायरा ने इसे छुआ था और मुझे जबरदस्ती उस जूस को पिलाया था, लेकिन वह लड़की ग्लव्स पहन कर आई थी। पर अच्छा हुआ कि मुझे एंटीडोट मिल गया। भले ही वह देर से काम करें, पर वो दवाई मेरे शरीर में वह निकल तो जाएगी। इतना कहते ही वह थोड़ी सी राहत की सांस लेती है, मगर वो जैसे ही बेड पर बैठी, उनका फोन बजने लगा।
किया जी इरिटेट होकर अपने स्क्रीन पर देखती है तो उनकी आंखों में एक चमक आ गई और होठों पर मुस्कुराहट। वो एक्साइटमेंट में कॉल रिसीव करके अपने कान पर लगाती है और खुश होकर कहती हैं, अंडरस्को यश मेरे प्यारे बच्चे, इतने वक्त बाद तुम्हें मुझसे बात करने का टाइम मिला है। तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए हो। तभी दूसरी तरफ से एक लड़के की हंसने की आवाज आई, अंडरस्को ओहो माय ब्यूटीफुल मदर, आप कैसी बातें कर रही है, आपको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। खैर आपने कल मुझे इतने सारे मिस कॉल किए थे, सब ठीक तो है ना। किया जी अचानक ही रोने का नाटक करने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर दूसरी तरफ से यश घबराते हुए पूछता है, अंडरस्को मॉम क्या हुआ आपको, मॉम आप रो क्यों रही हैं। किया जी जैसे इस सवाल का ही इंतजार कर रही थी, उन्होंने अपने झूठे आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, अंडरस्को यश प्लीज यहाँ जल्दी से आ जाओ, सब मुझे परेशान कर रहे हैं। अगर आज तुम्हारा बड़ा भाई होता तो मैं इतने दर्द में ना होती। यश इस बार थोड़ा गुस्से में पूछता है, अंडरस्को मॉम क्या किसी ने आपके साथ कुछ किया है, प्लीज मुझे बताइए। तो किया जी उसे अपनी बनाई हुई एक कहानी सुना देती है जिसमें वह काफी इनोसेंट थी और बाकी सब विलन जो उन्हें परेशान कर रहे थे। सारी बात सुनकर यश आग बबूला हो गया। उसने गुस्से से कहा, अंडरस्को मॉम चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूँ, मैं दोपहर तक पहुँच जाऊंगा। इतना कहते ही यश ने कॉल कर दिया। तो किया जी हंसते हुए बोली, अंडरस्को अमायरा और जिंदल परिवार तुम सब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि मेरा छोटा बेटा आ रहा है। इतना कहते ही वह और भी ज्यादा खुश होकर अपने फोन को देखने लगती है। वही अमायरा तंज से नाराज होकर रायचंद विला चली जाती है। उसने तंज को बिल्कुल नहीं बताया था कि वो वहां जा रही है और तंज को भी इस बारे में अभी नहीं पता था क्योंकि कुछ जरूरी काम के कारण वो ऑफिस चला गया था। अमायरा जैसे ही रायचंद विला पहुंची, अचानक ही उसके कदम अपनी जगह पर ठहर गए। अमायरा को अपना पिछला जन्म याद आने लगा। वो अपने होठों को दबाते हुए खुद से बोली, अंडरस्को पिछली लाइफ में यह आज का ही दिन था जब आलिया ने मुझे यश से मिलवाया था और उसने पूरी कोशिश की थी कि मैं यश के करीब चली जाऊं और मुझे उससे प्यार हो जाए। इंटरेस्टिंग, इस बार मजा आएगा। कहते ही उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। अमायरा इस लुक में एकदम कातिलाना माफिया लग रही थी, पर जैसे ही उसे याद आया कि तंश ने उसके साथ क्या क्या है तो वो मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा झलकने लगा। वहीं दूसरी तरफ आलिया अपने रूम में बहुत ही खुश हो रही थी। उसने फोन पर बात करते हुए कहा, अंडरस्को तुम चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बस तुम जल्दी ही आ जाना, मैं तुम्हें हमारा से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, फिर हमारा बदला शुरू होगा। कहकर वह हंसना लगती है। तभी उसके कानों में मिसेज रायचंद की आवाज पड़ी तो वह जल्दी से कॉल कट करके बाहर आती है। सीढ़ियों के पास खड़ी होकर उसने देखा अमायरा अपना बैग लेकर खड़ी थी। ये देख उसकी आंखें छोटी हो गई। आलिया पहले तो गुस्से से मुट्ठी बंद कर लेती है, पर फिर अपने प्लान के बारे में सोचकर खुश होते हुए बोली, अंडरस्को अमायरा तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, वो भी अपने बैग लेकर। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। अमायरा झूठी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, अंडरस्को पर तुम्हारी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा कि मुझे यहाँ देखकर खुश हो। वैसे आलिया मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, तुम विक्रम सर के वार्ड में क्या कर रही थी। अमायरा ने जैसे ही यह कहा आलिया का चेहरा फीका पड़ गया, उसका शरीर अपनी जगह पर जम गया। वो मन में बोली, अंडरस्को अमायरा को कैसे पता मैं हॉस्पिटल गई थी, कहीं मेरी और विक्रम सर के रिलेशन के बारे में इसे पता तो नहीं है। वो और भी ज्यादा घबराने लगी। वही अमायरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। मिसेज रायचंद तो दोनों को कंफ्यूज होकर देख रही थी। कंटिन्यू, क्या आलिया यश के साथ मिलकर करेगी अमायरा को परेशान, क्या अमायरा यश और आलिया के इरादों को नाकाम करेगी, क्या होगा जब तंश को पता चलेगा कि अमायरा घर छोड़कर आ गई। जानने के लिए बने रहे। ये मेरी स्टोरी ट्राई करे, यू आर माई लेजी डार्लिंग। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/061vh06। एक आग है तो दूसरा लेजी। वैसे ही ये कहानी है एमके और माही की, मक जो 22 साल का एलिजिबल बैचलर हैंडसम बॉय है। उससे हर कोई डरता है, पर एमके के दिल तक पहुंचने वाली केवल एक लेजी गर्ल थी जो शादी के मंडप पर उसे छोड़कर भाग गई। मक जो खुराना खानदान का अगला हेड था, जिसके नाम और एटीट्यूड और गुस्से से ही सब डरते थे, एक दिन अचानक ही उसकी जिंदगी ऐसे बदली कि उसने 4 दीवारों में खुद को कैद कर दिया। वही दूसरी तरफ है माही, जो क्यूट होने के साथ साथ लेजी है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा कि किसी के गुस्से को बर्दाश्त न करे, पर लोगों के सामने इसे इनोसेंट इमेज रखना बहुत पसंद है। इस इनोसेंट फेस के चलते आज तक उसने बहुत से खतरनाक काम किए हैं। तो कैसे होगी इनकी प्रेम कहानी। कौन है लेजी गर्ल जो मक के दिल पर राज करती। क्यों मक ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया।
क्या है माही का सच? क्या माही मक को सही कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए यू आर माई लेजी डार्लिंग सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। थैंक यू 44 ओ नो अमीराज माफिया ट्रूथ रिवील फ्रंट ऑफ टंच। अमायरा आलिया को घूर कर देख रही थी, जिसके चेहरे पर 12 बजे थे। आलिया का दिल डर के कारण धड़कने लगा। उसने डरी हुई नजरों से मिसेज रायचंद को देखा, फिर अमायरा से बोली, अंडस्को अम्मू तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मैं तो इतने दिनों से हॉस्पिटल भी नहीं गई, तो तुमने मुझे वहां कैसे देखा? और ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम बैग लेकर क्यों आई हो? क्या तुम यहाँ रहने का प्लान बना रही हो? आलिया बहुत कोशिश कर रही थी अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखने की, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। मिसेज रायचंद ने आलिया को देखते हुए सवाल किया, अंडस्को आलिया तुम इतना घबरा क्यों रही हो? आलिया मुस्कुराकर जवाब देती है, अंडस्को ओ हो बड़ी मॉम, देखिए अम्मू आई है और आप उससे बात करने की बजाय पता नहीं क्या बोल रही। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मिसेज रायचंद का भी ध्यान आलिया से हट गया। वो अमायरा से मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को अम्मू क्या दामाद जी नहीं आए? तुम अकेली आई हो? उनका ध्यान खुद पर से हटता देख आलिया ने राहत ही सांस ली। वही अमायरा मुंह बनाकर मिसेज रायचंद से बोली, अंडस्को मॉम क्या आपको सिर्फ उसकी चिंता है, मेरी नहीं? उद्धरण चिन्ह। मिसेज रायचंद अमायरा के बिगड़े हुए चेहरे को देख अपना सिर ने हिलाकर बोली, अंडस्को दामाद भगवान का रूप होते हैं, खैर चलो जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं जब तक तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाती हूँ। वो अमायरा के सिर को सहलाते हुए चली है। अमायरा तंज को इमेजिन करके मन में बोली, अंडस्को होते होंगे लोगों के दामाद भगवान का रूप, पर आपका दामाद दानव का रूप है। अमायरा जैसे ही जाने को हुई तभी उसने देखा आलिया की नजर उसकी एंगेजमेंट रिंग पर है। तो अमायरा जानबूझकर अपनी अंगूठी को उसे दिखाते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगी। अमायरा जैसे ही रूम के अंदर गई, आलिया एकदम से उसकी कलाई को पकड़कर बेसब्री से पूछती है, अंडस्को अम्मू ये अंगूठी ये किसने दी और तुमने उसे इस उंगली में क्यों पहनी है? और ये तो रेयर डायमंड है। आलिया को शौक और जलन में देखकर अमायरा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो जल्दी से आलिया के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए हल्का शर्माने का नाटक करके जवाब देती है, अंडस्को ये वो मुझे तंच ने दिया, इनफैक्ट उसने घुटनों के बल बैठकर मुझे ये पहनाकर अपने दिल की बात की। अमायरा को इतना शर्माते देखकर और उसकी बात सुनकर आलिया को बहुत जलन हो रही थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया, जिसे देखकर अमायरा को मन में बहुत हंसी आ रही थी। आलिया को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा, अंडस्को लेकिन तंच लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, तो वो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर प्रपोज क्यों करेगा? तुम झूठ कह रही हो। अमायरा आलिया को और जलाते हुए अपनी अंगूठी देखकर इनोसेंटली बोली, अंडस्को दीदी आपको मुझ पर न सही लेकिन इस अंगूठी पर तो विश्वास करना होगा। और तंच ने तो ये भी कहा कि उसे मेरी मुझसे प्यार हो गया, अब वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मेरी बाहों में गुजारना चाहता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा के एक एक शब्द आलिया को घायल कर रहे थे। आलिया पागल हो रही थी। वो परेशान होकर मन में बोली, अंडस्को ये अमायरा इतनी जल्दी तंच के दिल तक कैसे पहुंच गई कि उसने इसे प्रोपोज कर दिया। काश वो तेजाब इसके मुंह पर गिरता तो मजा आ जाता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो अमायरा की रिंग को देख इस बार एग्रेसिव होकर बोली, अंडस्को अमायरा तुम तो तंच को पसंद नहीं करती, तो तुम इस रिंग का क्या करोगी? इसे मुझे दे दो। कहकर वह जबरदस्ती अमायरा के हाथ को पकड़कर उसकी रिंग को निकालने लगी। अमायरा उसकी इस हरकत से हैरान थी। उसने जल्दी से आलिया को जोर से धक्का दे दिया और अपने हाथ को पकड़कर थोड़े गुस्से में बोली, अंडस्को आलिया तुम क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इस धक्के के कारण आलिया अपने होश में आई, तो उसे समझ आया कि वह क्या कर रही है। आलिया जल्दी से अपने गुस्से को संभालते हुए प्यार से बोली, अंडस्को अम्मू सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। खैर तुम आराम करो, मैं बाद में बात करती हूँ। कहते ही वह भाग गई, मगर आलिया बहुत गुस्से में लग रही थी। वह अपने रूम में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लेती है और वहां तोड़फोड़ करके गुस्से में चिल्लाई, अंडस्को कैसे कैसे यह अमायरा हर बार मेरे वार से बच जाती है। पिछली बार किडनैप कराया था तब भी भाग गई। मॉम ने आदमियों को हायर किया था इसके ऊपर तेजाब फेंकने के लिए, तब भी बच गई, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। वही अमायरा अपने कपड़े को सेट करने के बाद बेड पर बैठ गई। तभी उसकी नजर शीशे पर गई। अपने अक्ष को देखकर वो अपने चेहरे को छूती है, फिर एक गहरी सांस लेती है। तभी उसका फोन बजा। फोन पर केवल का नाम देखकर वो अपनी आंखें चढ़ाते हुए खिड़की के पास खड़ी हो गई। फिर उसने एक्सप्रेशन लेस भाव से कहा, अंडस्को क्या तुमने उसके बारे में पता किया? केवल उसकी बात को इग्नोर करते हुए हंस कर बोला, अंडस्को वैसे तुम्हारी एक्टिंग स्किल की दात देनी पड़ेगी।
मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाया था कि नॉर्मल लड़कियां कैसे बिहेव करती है, उन्हें हर किसी से डर लगता है और तुम सब सीख है। लेकिन तुमने ऊंचाई से डरने का नाटक बखूबी किया और मैंने भी क्या धांसू रिएक्शन दिया था कि उन लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि तुम्हें सच में ऊंचाई से डर लगता है। जहां तक मुझे पता है हर्ष को तुम पर शक था कि तुम माफिया हो, लेकिन आज जो हुआ उसके बाद उसका शक दूर हो गया होगा, क्योंकि कोई भी माफिया ऊंचाई से नहीं डरता। ये सुनकर अमायरा के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो अपने बालों में अपने हाथों को उलझाते हुए बोली, अंडरस्को, जब तक मैं नहीं चाहती तब तक कोई मुझे नहीं ढूंढ सकता। अगर मुझे अपनी पहचान छुपानी है तो मुझे हर एक चीज से डरने का नाटक करना ही होगा, खासकर इन जिंदल ब्रदर्स के सामने। वो दोनों आपस में कुछ देर बात करते हैं। दोनों ही काफी सीरियस नजर आ रहे थे। लास्ट में अमायरा कॉल कट करने से पहले सीरियस होकर बोली, अंडरस्को, इस यश के बारे में सब पता करके दो और असली ब्लैक ईगल को ढूंढो। मैं जल्द से जल्द सबको खत्म करके ये माफिया की दुनिया से आजाद होकर तंज के साथ रहना चाहती हूँ। कॉल कट करके अमायरा अपनी रिंग को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, अंडरस्को, मिस्टर लाइफलाइन, बस तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी ये पहचान हमारे बीच आए। अमायरा रिंग को चूम लेती है। वहीं दूसरी तरफ तंज एक होटल के प्राइवेट रूम में बैठा था। उसके सामने हर्ष और एक और आदमी बैठा था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। वो दिखने में बहुत चालाक और शातिर था। उस आदमी ने सीरियस होकर हर्ष से कहा, अंडरस्को, मैं सच कह रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हर्ष एक्सप्रेशन लेस भाव से पूछता है, अंडरस्को, और इस बारे में तुम्हें कैसे पता कि वो माफिया आज रात इस होटल में आने वाला है? वो आदमी हल्का मुस्कुराया, फिर तंज को मिस्टीरियस मुस्कान देकर बोला, अंडरस्को, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और वो माफिया मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं तुम सबसे दोस्ती करके उसे खत्म करना चाहता हूँ। उस आदमी को हर्ष और तंज दोनों ही अपनी शक भी नजरों से देख रहे थे। हर्ष उस आदमी के गले पर एक खंजर रखते हुए डेविल टोन में बोला, अंडरस्को, याद रखना, अगर वो माफिया यहाँ नहीं आया तो तुम जान से जाओगे। वो आदमी हंसकर जवाब देता है, अंडरस्को, मेरी खबर कभी झूठी नहीं होती। मैं बस उस माफिया को मारते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि सालों पहले उसने मेरे ही आंखों के सामने मेरे भाई को मारा था। ये सब कहते हुए उस आदमी की आंखों में बेहिसाब नफरत झलक रही थी। फिर वह तंज को देखकर मन में आगे बोला, अंडरस्को, इतने दिनों से मैं तुम्हारे घर पर नजर रख रहा था। तुम उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो चुके हो। मैं भी देखना चाहता हूँ जब तुम्हें पता चलेगा कि वही माफिया है तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे। लेकिन मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा, बल्कि सच सामने लाऊंगा, क्योंकि यही मेरा यानी काला का स्टाइल है। हर्ष किसी को बुलाता है तो दो आर्मी ऑफिसर आकर काला को अपने साथ लेकर चले गए। फिर तंज और हर्ष दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तंज ऑर्डरिंग टोन में बोला, अंडरस्को, होटल की सिक्योरिटी बढ़ाने के साथ साथ हर जगह कमांडो को सिविल ड्रेस में रहने को कहो। मैं नहीं चाहता आज वह माफिया मेरे हाथ से बचे। तंज डेविल स्माइल करके अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हर्ष थोड़ा सा परेशान नजर आ रहा था। वह दोनों यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि अचानक ही कला उन्हें आकर बताया था कि माफी आज रात इस होटल आ रही है। शाम के 6 बजे रायचंद विला। अमायरा तैयार होकर रूम से जैसे ही बाहर निकली, अचानक ही उसे आलिया मिल गई। अमायरा उसे देखकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, फिर उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगी, जैसे वो बहुत जल्दी में हो। तभी आलिया एकदम से उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, आज मेरा एक दोस्त आ रहा है। मैं उससे मिलने जा रही थी, तो सोचा क्यों ना तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं। अमायरा अपने हाथ को छुड़ाते हुए जवाब देती हैं, अंडरस्को, वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम मिलो, मुझे क्यों लेकर जा रही हो। फिर अमायरा मन में बोली, अंडरस्को, उस यश से ज्यादा मेरे लिए इस वक्त दूसरा काम इम्पोर्टेंट है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी आलिया उस मनाते हुए उसके सामने खड़ी हो गई और उससे जिद करके बोली, अंडरस्को, प्लीज चलो ना मेरे साथ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती और तुम्हारे पास भी कोई दोस्त नहीं है, तो तुम भी उसे अपना दोस्त बना लेना है, तुम्हें अच्छा लगेगा। उसके बार बार परेशान करने से अमायरा इस बार थोड़ा इरिटेट होकर जवाब देती हैं, अंडरस्को, आलिया, मुझे कुछ काम है, छोड़ो मेरे हाथ को और मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हारे उस दोस्त से फिर कभी मिल लूंगी। वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाने लगी। वही आलिया गुस्से में दांत पीस लेती है। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर मिस्टर रायचंद से कहा, अंडरस्को, बड़े पापा देखिए ना, मैं अमायरा को अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ, पर वह जा ही नहीं रही। ये इस शहर में अभी भी अकेली है, दोस्त बनेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सुनकर मिस्टर रायचंद को भी सही लगा। उन्होंने अमायरा से कहा, अंडरस्को, अमायरा बेटा, आलिया के साथ चली जाओ। अमायरा कुछ कहती, तभी आलिया मिस्टर रायचंद को बाय बोलते हुए बोली, अंडरस्को, बड़े पापा आप चिंता मत करिएगा, मैं पर्पल होटल जा रही हूँ और अमायरा का ध्यान रखूंगी।
पर्पल होटल का नाम सुनकर अमायरा के कदम रुक गए। अचानक वह मन में बोली, अंडरस्को, ये तो वही होटल है जहां पर मुझे जाना है। लेकिन अगर मैं आलिया के साथ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर नहीं गई और उसने मुझे वहां देख लिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार वो आलिया के साथ चली गई। पर्पल होटल पहुंचते ही आलिया अमायरा को एक रूम लेकर गई। वो दोनों प्राइवेट रूम में बैठी थी। तभी अमायरा ने जो छोटा सा ब्लूटूथ कान में लगाया था, उसमें से किसी की आवाज आई, अंडरस्को, बॉस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। हमारे कई लोगों को आर्मी ऑफिसर ने घेर लिया है। वो सब उनके कब्ज में है। हमें फंसाया गया है। ये सुनकर अमायरा के चेहरे के भाव बहुत ही ज्यादा सर्द हो जाते हैं। वो एकदम से उठी और प्राइवेट रूम के बाहर निकल गई। ये देखकर आलिया उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्को, कहाँ जा रही हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जब अमायरा नहीं रुकी तो वह खुद से बोली, अंडरस्को, शायद वॉशरूम गई होगी। कहते ही वह वापस अपने चेयर पर बैठकर फोन चलाने लगी। वही अमायरा भागते हुए वॉशरूम में गई और अपने फोन को चेक करने लगी। उसने जल्दी से केवल को कॉल किया, पर केवल का कॉल नहीं लग रहा था। तभी ब्लूटूथ से फिर से किसी की आवाज आई, अंडरस्को, बॉस, हम क्या करें? आधे से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। यह आर्मी सिविल ड्रेस में यहाँ मौजूद है। बॉस, अचानक ही उस आदमी के चीखने की आवाज अमायरा को सुनाई दी, तो अमायरा अलर्ट हो गई। अमायरा जैसे ही ब्लूटूथ कान से निकालती है, उसे आसपास पैरों की आवाज सुनाई देने लगी, तो वह जल्दी से डस्टबिन के पास रखे एक बैग को उठाती है, जिसमें काली हुडी रखी हुई थी। वह काली हुडी को, शूज और काले पजामा को पहनकर मास्क लगा लेती है, ताकि उसका चेहरा ना देखें। फिर गन को लेकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ तंश एक्सप्रेशन लेस भाव से वॉशरूम की तरफ ही बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर बेसब्री नजर आ रही थी। उसने चलते हुए हर्ष से कहा, अंडरस्को, मुझे गन चाहिए। हर्ष थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके हाथ में गन रख देता है। ताश गन को लोड करते हुए जल्दी से वॉशरूम के डोर के पास पहुंचा। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वो खतरनाक तरीके से खुद से बोला, अंडरस्को, आज तुम नहीं बच सकते। आज तुम्हारा चेहरा मैं देख कर रहूंगा और तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों होगी। इतना कहते ही वह एक जोरदार किक मारकर वॉशरूम के डोर को खोल देता है। तभी उसके पीछे खड़े आर्मी ऑफिसर अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। कोई कुछ करता है, उससे पहले ही एक गोली चलने की आवाज सभी के कानों में पड़ी। तंश वॉशरूम के अंदर गया। उसने देखा एक काले कपड़े पहने इंसान ने एक लड़की के ऊपर गन तानी हुई थी। तंश एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को, आज तुम मुझसे नहीं बच सकते। इतने सालों तक तुमने मुझे भगाया है, पर अब नहीं, यू ब्लडी माफिया। कहते ही वह गन सामने पॉइंट कर देता है। वही अमायरा वहां मौजूद एक लड़की के ऊपर गन तान कर खड़ी थी। उसकी आंखें इस वक्त बेहद सख्त और खतरनाक नजर आ रही थी। मास्क होने के कारण तंश उसके चेहरे को नहीं देख पा रहा था, मगर उसकी आंखें उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। कंटिन्यू। क्या तंश देख लेगा अमायरा को? क्या करेगा तंश सच जानकर? क्या वो अमायरा को अपनाएगा या करेगा उससे नफरत? जानने के लिए बने रहे। मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करे, यू आर माई लेजी डार्लिंग। https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/o61vh06 स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watip1hsq761uc3e2f रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। LL थैंक यू। 45 एंग्री तंश की नफरत या प्यार। अमायरा उस लड़की के ऊपर गन तानकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसकी आंखें एकदम सख्त और कठोर थी। एक पल के लिए तंश उसे देखकर चौंक जाता है। वह ऊपर से नीचे तक अपनी आईब्रो सिकोड़कर अमायरा को देखता है। तभी हर्ष अमायरा के ऊपर गन को पॉइंट करके अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को, बेहतर होगा सरेंडर कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर अमायरा मुस्कुराई। उसने अपनी आवाज को भारी करते हुए जवाब दिया, अंडरस्को, अंजाम किसका बुरा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल। अमायरा धीरे धीरे वॉशरूम के विंडो की तरफ जाती है, जहां पर कांच का विंडो बना हुआ था। ये देखकर तंश की आंखें गहरी हो गई। उसने वार्निंग देते हुए सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को, यू बेटर स्टे हियर। नो वन कैन सेव यू फ्रॉम मी टुडे। बेहतर होगा तुम यहीं पर रुक जाओ। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कोष्टक। तंश को देखते ही अमायरा की पकड़ गन पर और भी ज्यादा कस जाती है। अमायरा जैसे ही उस लड़की को छोड़कर विंडो से नीचे कूद जाती है, वैसे ही तंश जल्दी से भागते हुए उसके पीछे गया। उसने विंडो पर खड़े होकर देखा और फिर एकदम से कूद गया। हर्ष उस लड़की को संभालते हुए बोला, अंडरस्को, संभल कर।
अमायरा विंडो से नीचे कूदकर आसपास देखती है तो उसे कई सारे लोग सस्पिशियस नजर आ रहे थे। अमायरा उन सब की शिकारी भरी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके मन में बोली, अंडस्को, इन लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी और हमें भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? केवल ने पहले ही हर चीज का ध्यान रखा था ताकि हम किसी की नजरों में ना आए। जरूर कोई हमारा आदमी ही धोखेबाज है। इतना कहते ही अमायरा उस होटल के गार्डन की तरफ जाने लगी। तभी कई सारे कमांडोज उसे घेर लेते हैं जिन्होंने सिविल ड्रेस पहना हुआ था। एक कमांडो जो दिखने में हट्टा कट्टा था, वह अमायरा को एक जोरदार पंच मारता है, मगर अमायरा अपने एक हाथ से उसके पंच को रोककर अपने घड़ी से एक नुकीली सुई निकालती है और उसके गर्दन पर चुभो देती है। अगले ही पल वह कमांडो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। ये देखकर अमायरा के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी शातिर नजरों से बाकी सब कमांडोज को देखती हैं, जैसे हर किसी को जलाकर भस्म कर देगी। अमायरा अपने पूरे माफिया वाले अवतार में थी। अमायरा के आसपास खतरनाक ऑरा फैल चुका था। उसने कमांडोज को देखते हुए अपनी भारी आवाज में वार्निंग दी, अंडस्को, बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, वरना आज तक जिसने भी मुझ पर वार किया है कोई जिंदा नहीं बचा है। ये सुनकर वो कमांडोज हंसने लगते हैं। तभी पीछे से एक कमांडो खंजर निकालकर अमायरा पर वार कर देता है। वो खंजर जैसे ही अमायरा के पीठ को छूता, उससे पहले ही अमायरा एकदम से पलटी और उस खंजर को अपने एक हाथ से पकड़कर उसने एकदम से अपने पीछे खड़े कमांडो के गले पर खंजर को मार दिया। खंजर उस कमांडो के गले के आर पार हो गया था। तभी अमायरा ने देखा, तंश वहां आ चुका है। ये देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। अमायरा बहुत ही फास्ट और प्रोफेशनल तरीके से उन कमांडोज को मार देती है। इस वक्त खून उसके कपड़ों पर लगा हुआ था। तंश उसके करीब पहुंचता उससे पहले ही वो बाउंड्री पर चढ़ी और वहां से कूद गई। अमायरा भागते हुए अपने वॉच में एक सिग्नल भेजती है, पर दूसरी तरफ से कोई सिग्नल नहीं आता। अमायरा के पीछे भी कई सारे लोग आ रहे थे और आगे से भी। अमायरा अचानक ही अपनी जगह पर रुक गई। उसने आसपास देखा तो वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसने फिर से सिग्नल भेजा। तभी दूसरी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल आया। ये देखकर अमायरा अपने माथे को रगड़ते हुए बोली, अंडस्को, इसका मतलब केवल ने खुद को बचा लिया। अब मुझे भी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन जो भी गद्दार है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहते ही जैसे वह आगे बढ़ी, अचानक ही एक गोली उसके बाजू को छूते हुए निकल गई। अमायरा ने एकदम से अपने बाजू पर हाथ रख लिया और उसने देखा तो वहां से बहुत खून निकल रहा है। फिर वह गुस्से से पीछे मुड़कर देखती है। ये गोली हर्ष ने चलाई थी। हर्ष दूसरी गोली चलाता है तो अमायरा अपनी जगह से हट जाती है, मगर तभी दो गोली एक साथ अमायरा के ऊपर चली। वह गोली अमायरा को छूती उससे पहले ही कोई उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वह गोली सीधा उस इंसान के बाजू में लगी। तभी हर्ष की चीखने की आवाज अमायरा के कानों में पड़ी, अंडस्को, तंश। अमायरा एकदम से शॉक हो जाती है। उसे जैसे ही एक जाने पहचाने टच का एहसास हुआ, उसकी पकड़ अपने आप ही उस इंसान पर कस गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। वह धीरे से अपनी नजर उठाकर देखती है तो उसकी नजरें एक बहुत ही गुस्सैल नजरों से जाकर मिली। मगर अमायरा ने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। वह तंश के पकड़ से खुद को आजाद करती है और उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद से दूर धक्का दे देती है, मगर तंश उसकी कलाई को पकड़कर फिर से मरोड़ देता है। अमायरा एक मुक्का उसके पेट पर मारने के लिए हाथ को उठाती है तो तंश उसके हाथ को पकड़कर उसे घुमा देता है, जिस कारण अमायरा की पीठ तंश के सीने से जा लगी। तंश ने अमायरा को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। तभी तंश की बात सुनकर अमायरा की पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई। तंश झुककर उसके कान में बहुत ही खतरनाक आवाज में बोला, अंडस्को, बहुत सालों से तुम्हारी तलाश थी मुझे। सोचा था तड़पा तड़पा कर तुम्हें जान से मारूंगा और तुमसे बदला लूंगा। बहुत नफरत भरी है मेरे अंदर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है इस नफरत को अब मैं कैसे बाहर निकालूं। तुम्हें माफिया समझकर टॉर्चर करूं या खुद से नफरत करूं? मुझे बताओ मैं क्या करूं वाइफी। वाइफी शब्द अमायरा के कानों में गूंज रहे थे। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शॉकिंग एक्सप्रेशन देखकर तंश उसे पलटकर उस पर गन तान देता है। ये देखकर अमायरा अपनी मुट्ठी कसके बंद करके मन में बोली, अंडस्को, अमायरा, अभी तुम सिर्फ माफिया हो। तुम्हें यहाँ से निकलकर अपने लोगों को भी बचाना है। ये सोचते ही उसकी आंखें और भी ज्यादा सख्त नजर आने लगी। तंश के बगल से एक कमांडो अमायरा पर वार कर देता है तो अमायरा नीचे झुककर अपने जूते से एक छोटा सा खंजर निकालकर उसके थाई पर मार देती है। फिर उसके सीने पर उसने अपनी दो उंगली को रखकर प्रेस कर दिया, जिससे वह आदमी अगले ही पर मर गया। उस आदमी का खून अमायरा के आधे चेहरे पर था। ये देखकर तंश गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। वह धीरे धीरे अमायरा की तरफ बढ़ता है और अमायरा पीछे की तरफ जा रही थी। तभी हर्ष पीछे से तंश को आवाज लगता है, अंडस्को, तंश, गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाना।
हमें इस माफिया को बेस पर लेकर चलना होगा। ये सुनकर तंश तिरछा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अंडरस्कोर, शी विल गो ओनली विद मी। ये सिर्फ मेरे साथ जाएगी। कोष्टक। हर्ष और बाकी कमांडो शॉक रह जाते हैं। सब एक दूसरे को देखते हैं। तो हर्ष ने बोला, अंडरस्कोर, तुम्हारे साथ जाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तंश ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी तंश अमायरा के दिल के पास अपने बंदूक को पॉइंट करते हुए एक एक शब्द चबाकर नफरत से बोला, अंडरस्कोर, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर यह भी मत सोचना कि मैं तुम्हें आर्मी वालों के हवाले करके तुम्हें आसान सजा दूंगा। अमायरा अभी भी पीछे पीछे जा रही थी और तंश आगे आगे आ रहा था। हर्ष और पीछे खड़े आर्मी ऑफिसर्स काफी दूर थे और जो आर्मी कमांडो आगे खड़े थे, तंश उन्हें आंखों से ही कुछ इशारा करता है तो वह कमांडोज हाँ में इशारा कर देते हैं। तभी देखते ही देखे कई सारी कार्स वहां से गुजरी और कई सारे बाइक वाले भी। उन सब ने काले कपड़े पहने हुए थे। 5 सेकंड में ही वहां एक गोली चलने की आवाज आई और देखते ही देखते अमायरा गायब हो गई। वह बाइक और कार वाले जैसे ही वहां से गायब हुए, हर्ष और उसके साथ खड़े आर्मी ऑफिसर शॉक होकर इधर उधर देखने लगे। हर्ष जल्दी से भागते हुए तंश के पास आया, जिसके पैर में गोली लगी थी। हर्ष गुस्से में बोला, अंडरस्कोर, हमने उनके सभी आदमियों को पकड़ लिया है, लेकिन यह माफिया कुछ ज्यादा ही चालाक निकली। इसने अपने और भी लोगों को तैयार रखा था, पर उसने तुम्हें गोली मारकर अच्छा नहीं किया। तंश उसका सहारा नहीं लेता और खुद ही खड़ा हो गया। उसके एक पैर पर गोली लगी थी, पर उसके होठों पर बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट थी। सामने खड़े कमांडो जल्दी से तंश के पास आए। एक कमांडो ने अपनी भारी आवाज में हर्ष से कहा, अंडरस्कोर, सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तंश बॉस को लेकर जाते हैं। ये तंश के अपने पर्सनल कमांडोज थे, जो सिर्फ उसकी बात सुनते थे। भले ही तंश आर्मी से निकल गया है, पर अभी भी यह कमांडो सिर्फ उसकी सुनते थे। हर्ष को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला और वो कमांडो तंश को लेकर चलेगा। हर्ष बेहद गुस्से में सभी आर्मी ऑफिसर को घूरते हुए बोला, अंडरस्कोर, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, वो माफिया कहीं नहीं भाग कर जा सकती। और हमें एक बहुत बड़ा क्लू मिला है कि वो माफिया एक लड़की है। बाकी के आर्मी ऑफिसर बस सिर हाँ में हिला देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। दूसरी तरफ अमायरा कार में बैठी हुई थी। उसके आसपास कई सारे लोग थे, लगभग 3 से 4 लोग। उन सभी का चेहरा बहुत सख्त था, पर अमायरा को उनसे डर नहीं लग रहा था। वो किसी गहरी सोच में गुम थी। उसने अपने माथे को सहलाते हुए मन में कहा, अंडरस्कोर, तंश को सच पता चल गया है, पर उसने मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया? वह चाहता तो मुझे जेल में ले जाकर टॉर्चर कर सकता था, लेकिन उसने मुझे भगा दिया। अपने मन में इतना कहते ही वो विंडो से बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि यह उसके घर का रास्ता था। रायचंद विला के पीछे वाले दरवाजे के पास कुछ दूर पर एक रोड थी। कार वहां पर रुकी। तभी अमायरा के सामने बैठा आदमी बड़े रिस्पेक्ट से बोला, अंडरस्कोर, मैडम, प्रेसिडेंट ने हमें आपको यहीं पर छोड़ने के लिए कहा था। उन्होंने आपके लिए एक मैसेज भी भेजा है कि रात तक आप घर वापस आ जाए। अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कार से उतर गई तो वह कार वहां से चली गई। अमायरा ने एक गहरी सांस ली और अपने रूम में पहुंच गई। उसने सबसे पहले शॉवर लिया, फिर अपने हाथ में उसने पट्टी बांध ली जहां गोली छूते हुए निकल गई थी। अमायरा परेशान होकर रूम में इधर से उधर टहल रही थी। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। वो अपने माथे को पकड़कर बोली, अंडरस्कोर, पिछले जन्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ताश को कभी पता नहीं चला था कि मैं एक माफिया हूँ, तो इस बार कैसे पता चल गया? और ना ही पिछले जन्म में कोई भी आर्मी ऑफिसर उस होटल में मौजूद था। अगर कुछ थे भी तो हम आसानी से निकल आए थे, लेकिन इस बार सिचुएशन इतनी अलग कैसे हो गई? ये सोच सोच कर ही अमायरा के सर में दर्द हो रहा था, पर अंदर से उसे घबराहट भी हो रही थी कि तंश को सब पता चल चुका है। अमायरा फ्लावर वास उठाकर शीशे पर मारते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्कोर, पर उसने मुझे क्यों भगाया? क्या वो मुझे समझेगा और उसने अपना गुस्सा मुझ पर क्यों नहीं निकाला? और वह गोली, इतना याद करते ही वह और भी ज्यादा गुस्से में भर जाती है। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने बालों को पकड़ लिया। वे जमीन पर बैठते हुए एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, अंडरस्कोर, अगर वह तुम्हारे आदमी थे तो उन्होंने तुम्हारे पैर पर गोली क्यों मारी? क्या ये सब तुमने पहले से तैयार किया था? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ तंश। अमायरा अपने सिर को बेड पर रखकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को रिलैक्स करने लगी। ठीक 5 मिनट बाद उसने एकदम से अपनी आंखें खोली तो उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। वह अपनी जगह से खड़ी हुई तो उसने समय देखा, 8 बजे बज चुके थे। अमायरा अपने हुलिया को सही करती है, फिर रूम से बाहर निकल जाती है। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, आलिया उसे सामने ही मिल गई। आलिया बहुत गुस्से में थी। वह अमायरा पर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्कोर, तुम कहाँ चली गई थी?
पता है यश आया था और तुम्हें वहां न देखकर वह कितना नाराज हो गया था। अमायरा अपनी कोल्ड नजरें उस पर डालती है तो आलिया सहम कर एक कदम पीछे हो गई। अमायरा एक कदम आगे आए और दांत पीसते हुए उससे बोली, अंडरस्को आइंदा से इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करना। तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं मैं, समझी? और अगर अगली बार मुझसे बदतमीजी की तो एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी नानी नाना दादी दादा सब याद दिला दूंगी। आलिया को सुनाने के बाद अमायरा वहां से चली गई। वहीं आलिया शौक होकर अपनी जगह पर खड़ी थी। फिर वह गुस्से से विला के अंदर भागते हुए गई। वह विश जी के रूम में गई और रोते हुए गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, अंडरस्को मॉम अमायरा मेरी इंसल्ट करके चली गई, कुछ करिए। वही विश गुस्से से दांत पीस लेती है। फिर आलिया को चुप कराने लगती है। वही अमायरा अपनी कार लेकर वहां से निकल जाती है। जैसे जैसे वह तंश के प्राइवेट विला के करीब पहुंच रही थी, उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ रही थी। वह और भी ज्यादा नर्वस हो रही थी। पर उसने खुद को किसी तरह सख्त रखा था। वो खुद को मजबूत दिखा रही थी। जैसे ही उसकी कार विला के बाहर रुकी, उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। फिर गहरी सांस लेकर वह कार से बाहर निकली और विला को देखने लगी। विला को देखकर आज ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर भूतों का वास हो। अमायरा हॉल में पहुंचते ही आसपास देखने लगी। हर तरफ बस अंधेरा था। इस अंधेरे के साथ उसका दिल भी डूबा जा रहा था। उसने अपने होठों को चबाया और आसपास देखने लगी। फिर धीमे से बोली, अंडरस्को तंश। कंटिन्यू। क्या करेगा तंश अमायरा का सच जानकर? क्या वो अमायरा को अपनाएगा या टॉर्चर करके सजा देगा? क्यों तंश ने अमायरा को भगाया? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 vatip 1hsq761 uc3e2f। मेरी न्यू स्टोरी ट्राई करें। एक आग है तो दूसरा लेजी। वैसे ही ये कहानी है एमके और माही की। मक जो 22 साल का एलिजिबल बैचलर हैंडसम बॉय है, उससे हर कोई डरता है, पर एमके के दिल तक पहुंचने वाली केवल एक लेजी गर्ल थी जो शादी के मंडप पर उसे छोड़कर भाग गई। मक जो खुराना खानदान का अगला हेड था, जिसके नाम और एटीट्यूड और गुस्से से ही सब डरते थे, एक दिन अचानक ही उसकी जिंदगी ऐसे बदली कि उसने 4 दीवारों में खुद को कैद कर दिया। वही दूसरी तरफ है माही, जो क्यूट होने के साथ साथ लेजी है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा कि किसी के गुस्से को बर्दाश्त न करे, पर लोगों के सामने इसे इनोसेंट इमेज रखना बहुत पसंद है। इस इनोसेंट फेस के चलते आज तक उसने बहुत से खतरनाक काम किए हैं, तो कैसे होगी इनकी प्रेम कहानी? कौन है लेजी गर्ल जो मक के दिल पर राज करती? क्यों मक ने खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया? क्या है माही का सच? क्या माही मक को सही कर पाएगी? जानने के लिए पढ़िए यू आर माई लेजी डार्लिंग सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। लिंक https skeptical smiley face pocketnovel.onalink.me/ciso/feop7cino। थैंक यू।